लाइबिलिटी इस तरह एसेट्स थ्री टाइप की होती है और मेनली टू टाइप की होती है। थ्री टाइप से लाइबिलिटीज टू टाइप की होती है। फिक्स लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी। इसमें जो कंडीशन है लॉन्ग टाइम पेबल, 12 month, जैसे कैपिटल लोन, करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टाइम पेबल बिफोर ट्वेल्व मंथ। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, उधर एसेट्स में डेटर्स था, इधर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर। बीपी मतलब होता है बिल, पेबल। इसमें लॉन्ग टाइम पेबल 12 मंथ, मतलब 12 मंथ तक इसका जो है भुगतान करते हैं वो फिक्स लाइबिलिटी है। जैसे कैपिटल, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कैपिटल का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया हम कल बंद कर दें। हमने जैसे आज बिजनेस स्टार्ट किया तो साल 2 साल, मतलब बिजनेस को ऐसे जो है सेट होने में जो है 6 महीने लग जाते हैं। आप मतलब जो कैपिटल है जब तक आपकी रहेगी जब तक आपका बिजनेस है। तो इसमें यहाँ कंडीशन क्या है, लॉन्ग टाइम पेबल 12 मंथ। तो ये कैपिटल, बिजनेस के लिए कैपिटल होना जरूरी है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। लोन, कभी क्या होता है कि आपके पास जितना अमाउंट है, जैसे सपोज दैट आपके पास 50,000 और आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट 3 लाख या 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, आप तो बाकी अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। तो कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए आपको जो है लोन लेना पड़ता है। अब लोन का भी ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि आज लोन लिया आप जो है कल कल वापस चुका देंगे, उसमें लॉन्ग टाइम लगता है लोन चुकाने में, पे करने में। तो ये आपको समझ में आया फिक्स लायबिलिटी, इसमें कोई डाउट? फिक्स लायबिलिटीज क्या है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसमें कंडीशन क्या है, लॉन्ग टाइम पेबल 12 मंथ। 12 मंथ के पहले पहले या 12 मंथ के अंदर अंदर इसका जो है इसका जो भुगतान मतलब 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ या 12 मंथ के बाद तक
अगर 12 मंथ तक और उसके बाद तक जिसका हम जो भुगतान करते हैं वो अकाउंट के अकाउंट कंडीशन के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से वो जो है फिक्स लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है? फिक्स लाइबिलिटीज। इसमें क्या है? कैपिटल है, लोन है। अब कैपिटल क्या होती है कि जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल है। लेकिन जो कैपिटल है आगे हम उसके भी टाइप समझेंगे। आज कैपिटल की जो टाइप है आगे डिस्क्राइब करूँगा। क्योंकि अभी क्या है कि अगर अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा तो स्पेस नहीं है। अब हम करंट लायबिलिटीज के बारे में समझते हैं। इधर देखिए लॉन्ग टाइम पेबल है, इधर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टाइम पेबल है। इसमें कंडीशन क्या है कि बिफोर 12 मंथ, मतलब 12 मंथ के पहले मतलब 12 मंथ के पहले हम जिसका भुगतान करते हैं वो करंट लायबिलिटीज होती है। जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये क्या है? करंट लायबिलिटीज। पहले हमने एसेट्स में डेटर समझा था। डेटर्स की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? जिससे हम माल सेल करते हैं और उससे अमाउंट रिसीव होना बाकी, वो डेटर्स था। यहाँ कंडीशन क्या है कि जिससे हम माल खरीदते हैं और उसे पेमेंट करना बाकी, वो क्रेडिटर। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि यहाँ लेनदार क्यों यूज किया और वहाँ देनदार क्यों यूज किया? क्योंकि वहाँ तो हम माल सेल करना है, फिर तो देनदार क्यों यूज किया? वहाँ देनदार लफ्ज इसलिए यूज किया गया है, देनदार जो शब्द इसलिए यूज किया गया है कि वहाँ हम माल सेल कर रहे हैं और उस एवज हमें जो है अमाउंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। जो पैसा देने वाला है, अमाउंट देने वाला वो देनदार हो। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लेनदार इसलिए कहा गया है, क्रेडिटर। कि आप तो इससे माल खरीद रहे हैं, आप माल तो खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप माल इससे खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आपके पास से क्या जा रहा है? अमाउंट जा रहा है ना आपके पास। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये लेनदार हो, क्योंकि अमाउंट जा रहा है आपके पास, इसलिए क्या? लेनदार। आपने माल खरीदा और इसको पेमेंट कर दिया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्रेडिटर और डेटर ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इससे पहले कि आपके जो है माइंड में सवाल उठता, मैंने उसको पहले ही क्लियर कर दिया। बिल्स पेबल, जिस तरीके से हमने एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल समझा था, उसी टाइप से इसमें करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेबल हम समझा। बिल्स रिसीवेबल सेल्स के पर्पज से बनाया जाता है और बिल्स पेबल परचेस के पर्पज से बनाया जाता है। जब आप किसी से माल खरीदते हैं तो उसी तरीके से इसमें भी एक स्टाम्प बनता है। आप जब माल खरीद रहे हैं तो कितने अमाउंट का, कितने का आपने माल खरीदा है वो उसमें मेंशन किया जाता है और उसे आप पेमेंट कब करेंगे वो डेट उसमें जो है वो डेट उसमें लिख दी जाती है, मेंशन कर दी जाती है। वो बिल्स पेबल, हमारे लिए बिल्स पेबल, हम माल खरीद रहे हैं, लेकिन उस पर्सन के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगी। हम उससे माल खरीद रहे हैं लेकिन वो हमें क्या सेल कर रहा है, तो यही बिल उसके लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल हो गया। और हमारे लिए क्या हो गया? ये बिल्स पेबल हो गया। ठीक है। तो ये समझ में आया? कोई डाउट? कैपिटल,
फिक्स कैपिटल, कैपिटल में भी मेनली टू टाइप होते हैं जो मेन, और वर्किंग कैपिटल। डेली में पॉइंट है वर्किंग कैपिटल वाला बैलेंस शीट। जब हम डेली के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि कैपिटल कितने टाइप के, एक होता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है? अगर हम इस टाइप से एंट्री करते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश रोकड़ से, तो ऐसी कंडीशन में जो एंट्री है, ऐसी सिचुएशन में एंट्री आपकी क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एक सिंपल एंट्री, इसमें जो है एक टाइप की कैपिटल, सिर्फ वर्किंग कैश, ठीक है, ये सिंपल है। लेकिन अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख के लोन से, वो 1 लाख के कैश से, मतलब 1 लाख के कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, रोकड़ से 1 लाख के रोकड़ से आपने स्टार्ट किया। 1 लाख के कैश से अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख के लिए, और 50,000 के लोन, और 20,000 के फर्नीचर। अब इस एंट्री में देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है, कैश और लोन, क्या आपकी कैश और लोन, ये आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फर्नीचर, ये फर्नीचर आप फिक्स कैपिटल। फर्नीचर इसलिए फिक्स कैपिटल क्योंकि बिजनेस के पर्पज से जो आपने फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 फर्नीचर, ये अपनी जगह फिक्स है। जैसे ये मेरी फिक्स एसेट, ये फर्नीचर, तो ये फिक्स कैपिटल हो। तो जो कैश है, जो लोन है, ये जो अमाउंट है हमारे पास, ये हम जो है माल परचेज करते हैं, इससे ये हमारा जो है वर्किंग में यूज़ होता है, वर्क करने में कैपिटल यूज होता है, इसीलिए ये वर्किंग कैपिटल कैश और लोन। क्योंकि फर्नीचर को हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि फर्नीचर का जो आधा हिस्सा काट लिया हमने और उसको सेल कर दिया और उससे जो अमाउंट आया उससे माल खरीद, ऐसा होता है? नहीं हो सकता। अब आपके पास जो अमाउंट है वो चाहे लोन लिया है आपने, आपके पास कैश, तो वो पैसा आपने जो बिजनेस में लगाया, माल खरीद के, तो आपने जो भी माल आपने परचेज किया है वो किससे किया? कैश। लोन जो आपने लिया था बिजनेस, तो वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। अब समझ आ गया होगा आपको कि फिक्स कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। कोई डाउट? एक्सपेंसेस, जिसे हिंदी में व्यय कहते हैं और उर्दू में खर्चे कहते हैं।
एक्सपेंसेस भी 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, शॉर्ट में सा लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जिसका रिलेशन गुड्स से होता है, माल से। डायरेक्ट एक्सपेंस जिसका रिलेशन गुड्स से होता है, मतलब माल से होता है। जब माल मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे जब माल जो है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें जो एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस। माल जो हम परचेज करते हैं, लेकिन माल हम जो है रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं, और फिनिश गुड्स, जैसे अगर किसी की फैक्ट्री है तो वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, और अगर कोई रिटेलर या होलसेलर है या डीलर है तो वो फिनिश गुड्स जो है परचेज करता है। और डीलर से पहले जो है मैन्युफैक्चरर होता है, पहले मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक ही बात है। उसके बाद डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, रिटेलर से माल कस्टमर का। लेकिन आज के टाइम में सब ऑपोजिट हो गया। अब ऑनलाइन सिस्टम निकल गया, तो डायरेक्ट माल होलसेलर से ही परचेज कर ले। आपने देखा होगा, कुछ भी हमें जैसे कुछ ड्रेस वगैरह या कुछ भी मतलब हमें परचेज करना है, तो आजकल हम अमेज़ॉन वगैरह इससे जो परचेज कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम होलसेल से कर लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो रिटेलर है उनका लॉस हो जाता है। अब रिटेलर के पास बहुत कम लोग जाते हैं, हम डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, तो डायरेक्ट होलसेल से खरीद लेते हैं, मतलब कस्टमर डायरेक्ट होलसेल से। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जिसका रिलेशन माल से होता है। माल आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माल रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में जो कन्वर्ट होता है, तो उसमें जो खर्चे होते हैं, या माल परचेज करने में खर्चे होते हैं, चाहे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं या फिनिश गुड परचेज कर रहे हैं, उसमें जब माल परचेज करते हैं उसमें वेजेस भी लगता है, तो मजदूरी भी लगती है, तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका रिलेशन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जिसका गुड्स से कोई रिलेशन नहीं, गुड्स से कोई उसका ताल्लुक नहीं, गुड्स से उसका कोई संबंध नहीं। जैसे आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, आप कमीशन पेड कर रहे हैं, आप बोनस दे रहे हैं, बोनस या एडवर्टाइजमेंट के पे कर रहे हैं, कंपनी का एड करने के लिए, या आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका एड करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पेमेंट कर रहा है, तो वो भी इनडायरेक्ट है। रेंट पे कर रहे हैं आप, वो भी इनडायरेक्ट है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसी में आएगा। आप उसको जो है, सब तो लिख नहीं सकता हूँ, जो भी मतलब आपको ये सोचना है इसके बाद, मैंने मतलब ये कुछ एग्जांपल लिख दिए: सैलरी, रेंट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट।
अब इसके अलावा आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंस जिसका रिलेशन माल से नहीं है। अब ऐसे कितने ही खर्चे हैं कि जिसका रिलेशन माल से नहीं है। अब मैं सब तो यहाँ लिख नहीं सकता, तो हम खुद सोच सकते हैं कि जिन खर्चों का रिलेशन, जो एक्सपेंस का रिलेशन माल से नहीं है, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इनका रिलेशन माल से नहीं है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी खर्चे हैं, जैसे जनरल एक्सपेंस होते हैं, कुछ स्टेशनरी एक्सपेंस होते हैं, जैसे ऑफिस की फाइल वगैरह परचेस करना, फाइल लेना, पेन है, और ऐसे बहुत से मतलब जो है, जो ऑफिस में से जनरल यूज में आता है, स्टेशनरी का जो सामान होता है, जैसे पेन है, कॉपी है, फाइल है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस, क्योंकि आपकी कंपनी में कोई क्लाइंट आया तो उसको आप जो है नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह देते हैं, उसको चाय टेस्ट करते हैं, तो वो भी क्या है, वो जनरल एक्सपेंस में आ गया। तो आप उसमें ये एंट्री तो कर नहीं सकते कि जो है टी एक्सपेंस तो बेक समोसा एक्सपेंस, तो ऐसा तो लिख नहीं सकते ना इतना सब। अब वो एक पॉइंट बना दिया उसके लिए जनरल एक्सपेंस, क्योंकि सबका अलग अलग, सबकी एंट्री तो नहीं बना सकते। बोले बेक समोसे का लेजर बना लें, बोले उसके अलग कर दें, बेक समोसा अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसा कर दें, या स्टेशनरी के अलग अलग जो सामान है तो उसका एक तो कर नहीं सकते कि बोले पेन अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसा तो कर नहीं सकते। अब स्टेशनरी में सब आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें कोई डाउट?